आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन सबसे बड़े स्कैम्स की जिन्होंने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया बल्कि आम जनता की कमाई भी डुबो दी। इन घोटालों के पीछे सिर्फ भारतीय खिलाड़ी नहीं थे बल्कि इनके तार विदेशों तक जुड़े थे। स्विस बैंक, विदेशी सरकारें और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। तो चलिए जानते हैं कैसे भारत के टॉप स्कैमस्टर्स ने देश को छूना लगाया और विदेशों में मौज कर रहे हैं। फर्स्ट, हर्षद मेहता स्कैम 1992, भारत का पहला बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम। 1992 में हर्षद मेहता ने भारत के स्टॉक मार्केट में 4000 करोड़ का घोटाला किया। उसने बैंकों के पैसे को स्टॉक्स में निवेश किया और फर्जी बैंक रसीदें बनाकर मार्केट को मैनिपुलेट किया। उसका सीधा लिंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की लूपहोल पॉलिसी और विदेशी निवेशकों से। जब घोटाला खुला तो मार्केट क्रैश हो गया और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। इंटरनेशनल लिंक, स्विस बैंक, विदेशी निवेशक, आरबीआई की पॉलिसी लूपहोल, सिस्टम की कमजोरी, बैंकिंग सिस्टम की लापरवाही और स्टॉक मार्केट का अनरेगुलेटेड होना। हर्षद मेहता ने बैंकों के लूपहोल्स का इस्तेमाल कर शेयर मार्केट में कृत्रिम उछाल पैदा की। उसने आरबीआई के रेगुलेशन में छेद ढूंढकर बैंकों के पैसे को गलत तरीके से निवेश किया। कई विदेशी संस्थागत निवेशक भी उसके नेटवर्क में शामिल थे, खासकर दुबई और मॉरिशस बेस्ड कंपनियां। रिजल्ट, 1992 का मार्केट क्रैश, निवेशकों के हजारों करोड़ डूबे। गवर्नमेंट एक्शन से भी बना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर्षद मेहता को 1992 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2001 में जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सेकंड, केतन पारेख स्कैम 1999 to 2001, हर्षद मेहता पार्ट 2। हर्षद मेहता के बाद आया केतन पारेख, जिसने 1999 से 2001 तक स्टॉक मार्केट में 40,000 करोड़ का घोटाला किया। उसने विदेशों में बैठे बड़े निवेशकों से पैसे लेकर शेयर प्राइस को बढ़ाया। केतन का सीधा कनेक्शन था एफआईआईज, मॉरिशस बेस्ड कंपनियों और हांगकांग की माफिया कंपनियों से। इंटरनेशनल लिंक, मॉरिशस, हांगकांग और लंदन की इन्वेस्टमेंट फर्म्स। सिस्टम की कमजोरी, सेबी का स्टॉक मैनिपुलेशन पर कमजोर कंट्रोल। केतन पारेख ने पे ऑर्डर्स के जरिए बैंक से पैसा निकालकर स्टॉक मैनिपुलेशन किया। मॉरिशस और हांगकांग के एफआईआईज के जरिए उसने बुल मार्केट ट्रेंड क्रिएट किया और हजारों निवेशकों को धोखा दिया। रिजल्ट, भारत का आईटी बबल फूटा, लाखों लोगों के पैसे डूबे। गवर्नमेंट एक्शन, आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन कड़े किए, लेकिन उसकी संपत्ति जब्त नहीं हुई। थर्ड, अब्दुल करीम तेलगी स्टाम्प पेपर स्कैम 2002, 30,000 करोड़ का फ्रॉड। 2002 में अब्दुल करीम तेलगी ने नकली स्टाम्प पेपर बेचकर 30,000 करोड़ की चोरी की। वह पूरे भारत में पुलिस, नेताओं और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर फर्जी स्टाम्प पेपर का नेटवर्क चला रहा था। उसका नेटवर्क दुबई और पाकिस्तान तक फैला था और उसे आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का समर्थन भी मिला हुआ था। इंटरनेशनल लिंक, दुबई, पाकिस्तान, आईएसआई, सिस्टम की कमजोरी, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और कमजोर पेपर वेरिफिकेशन। फोर्थ, सत्यम घोटाला 2009, इंडिया का एनरॉन स्कैम। 2009 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन बी रामलिंगा राजू ने 7,000 करोड़ का घोटाला किया। उसने कंपनी के अकाउंट्स में फर्जी मुनाफा दिखाया और शेयर होल्डर्स को धोखा दिया। बाद में जब यह घोटाला सामने आया तो सत्यम का शेयर सिर्फ 2 दिन में 77% गिर गया। इंटरनेशनल लिंक, अमेरिका की एनरॉन कंपनी जैसा घोटाला, विदेशी निवेशकों का पैसा डूबा। सिस्टम की कमजोरी, फर्जी अकाउंटिंग और कमजोर ऑडिट सिस्टम। फिफ्थ, विजय माल्या स्कैम 2016, किंगफिशर घोटाला 9,000 करोड़। 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस ने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ का कर्ज लिया। 2016 तक जब कंपनी डूब गई, विजय माल्या 9,000 करोड़ का लोन लेकर लंदन भाग गया। इंटरनेशनल लिंक, ब्रिटिश सरकार, स्विस बैंक, इंटरपोल। सिस्टम की कमजोरी, बैंकों की लापरवाही और सरकार की धीमी कानूनी प्रक्रिया। विजय माल्या का कर्ज सिर्फ भारतीय बैंकों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने स्विस बैंक और ब्रिटिश निवेशकों से भी लोन लिया था।
किंगफिशर एयरलाइंस का असली पैसा शेल कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। एसबीआई ने 1600 करोड़ रुपए का लोन दिया था, लेकिन बिना उचित जांच के आईडीबीआई बैंक ने भी 900 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया और बाद में जांच में पाया गया कि बैंक अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। लोन की रकम किंगफिशर एयरलाइंस के बजाय शेल कंपनियों में ट्रांसफर की गई। भारत ने 2016 में विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया, लेकिन वह ब्रिटेन भाग गया और आज तक प्रत्यर्पण से बच रहा है। गवर्नमेंट एक्शन, एसबीआई और अन्य बैंकों ने विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश संपत्ति विदेशों में थी। नया कानून, इस घोटाले के बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 लाया गया, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा सके। 6th, नीरव मोदी और पीएनबी घोटाला 2018, 11,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड। 2018 में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से 11,000 करोड़ का लोन लिया और विदेश भाग गए। नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह अभी भी भारत नहीं आया है। इंटरनेशनल लिंक, हांगकांग, दुबई, बेल्जियम, लंदन। सिस्टम की कमजोरी, सरकारी बैंकों की कमजोर सिक्योरिटी और बैंक गारंटी फ्रॉड। 7th, सहारा ग्रुप और सुब्रत रॉय 2020, 24,000 करोड़ का फ्रॉड। सुब्रत रॉय ने लाखों आम लोगों से 24,000 करोड़ लिए और निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया। इस घोटाले में एसईबी ने केस दर्ज किया, लेकिन पैसा अब तक रिकवर नहीं हुआ। इंटरनेशनल लिंक, दुबई, मॉरिशस। सिस्टम की कमजोरी, भारत में पूंजी स्कीम पर कमजोर कानून। भारत में घोटाले सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि सिस्टम में लूपहोल्स हैं और भ्रष्ट लोग इनका फायदा उठाते हैं, लेकिन आम जनता को भी सतर्क रहना होगा। अगर आपको कोई स्कीम ज्यादा फायदेमंद लगती है तो पहले रिसर्च करें। बैंकों और सरकार को भी अपनी पॉलिसी मजबूत करनी होगी। याद रखें, घोटालेबाज जितने भी चालाक हों, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। आज हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े घोटालेबाज सिर्फ सिस्टम के कमजोरियों का फायदा नहीं उठाते, बल्कि विदेशों में भी अपनी जड़ें फैला लेते हैं। अगर सरकार इन पर सख्त कानून नहीं लाएगी तो जनता का पैसा यूं ही लुटता रहेगा। लेकिन सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना काफी नहीं है, हमें भी सतर्क रहना होगा। अपना पैसा कहीं भी निवेश करने से पहले रिसर्च करें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सतर्क रहें और स्कैमर्स से बचें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्कैम सबसे शॉकिंग लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।